नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, ये जो 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसका ये आज लास्ट और 6 पार्ट है। इसके पहले हमने लगभग 500 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड कर चुके हैं। सभी लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन किए हैं, पढ़े हैं, और लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए और अच्छे अच्छे कमेंट किए। उसके लिए सबका बहुत बहुत थैंक्स। और पिछले वीडियो में जो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, हम लोग आज उसका आंसर देखेंगे और उसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन सीरीज है आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 में, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी पीटी सीटी एग्जाम यूपीपी बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को काम आने वाली है। ये आज पार्ट 6 है, ये लास्ट पार्ट है। इसके लास्ट में भी 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, इनका आंसर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं जो कल के 2 क्वेश्चन थे हमारी पिछली क्लास के क्वेश्चन ऑफ द डे, उनके आंसर। जो पहला क्वेश्चन था हमारा बच्चों था, किसी ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। किसी ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है ऊर्ध्वपतन। इसका राइट आंसर था ऊर्ध्वपतन। राइट आंसर दोस्तों क्या था? ऊर्ध्वपतन। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बच्चों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये इसका राइट आंसर था। तो चलिए, ये हमारे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 502। क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों, जो एटम्स होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर सेल्स होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक दोस्तों प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर जो सेल्स होती है इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि परमाणु नाभिक में एटम्स के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों चैडविक ने की थी। इसके शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग बता चुके हैं एक वीडियो में, ईंट पर नाच। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? थॉमसन ने। थॉमसन। ई का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। इसकी खोज किसने की दोस्तों? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन आता है नाच। अगला इसमें दोस्तों वर्ड क्या है? नाच है। नाच। नाच का मतलब दोस्तों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। जैसा कि आप लोग दे चुके हैं, चैडविक, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 504। क्वेश्चन दिया है लेजर बीम पैदा सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है, ये अपसारी बीम होती है। अपसारी लेजर बीम क्या होती है? अपसारी बीम होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। मतलब एक प्रकाश की वो होती है किरण पुंज, मतलब एक फोकस रोशनी जो अत्यंत दिशिक हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती हो, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? लेजर लाइट। लेजर होती है बहुत लंबी लंबी दूरी है, इसका प्रकाश बहुत दूरी तक, किलोमीटरों तक इसका प्रकाश जाता है, तो दोस्तों इसको लेजर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। मतलब पूछा गया कि परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या चीज लेके चलता है? इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट क्या होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो लिखने का तरीका है वो ई माइनस लिखा जाता है। ई माइनस, इसका मतलब होता है कि एक यूनिट ऋणावेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में जो समस्थानिक एटम्स होते हैं इनमें क्या 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 मतलब सेम, क्या चीज़ सेम होती है समस्थानिक में? दोस्तों समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कि जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इनकी जो संख्या होती है बच्चों, ये क्या होती है? सेम होती है समस्थानिक में। आइसोटोप्स जिनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समस्थानिक आइसोटोप होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? सेम होता है। मतलब एटॉमिक वेट तो अलग अलग हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो इनका क्या होता है? सेम होता है। जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन
14, ये क्या है दोस्तों, आपस में क्या है, समस्थानिक है। 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। इसी तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं जो समस्थानिक एक दूसरे के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही। आइसोटोप का मतलब पूछा गया कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है दोस्तों। बोला गया है कि प्रोटॉन की संख्या सेम हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो आइसोटोप कैसे, आइसोटोनिक वो होते हैं दोस्तों जिनमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो परंतु जिनकी पर द्रव्यमान संख्या समान हो वो क्या कहलाते हैं, समभारिक। समभारिक, अगर द्रव्यमान संख्या बराबर है तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये समभारिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। अब परमाणु क्रमांक सेम होने का मतलब प्रोटॉन सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। जैसा कि ऊपर देखा था कि अगर प्रोटॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन की अलग अलग होती है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन ही होता है जो बच्चों हमारा परमाणु क्रमांक दिखाता है। जैसे 6 कार्बन 12 अभी लिखा था, 6 कार्बन 14, तो 6 जो है क्रमांक है और यही इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या है। 6 इसमें भी परमाणु क्रमांक है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। बाकी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें दोस्तों कितनी हो जाएगी, 8, और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। वही दोस्तों बोला गया है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वो बच्चों क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। ये दोस्तों पूछा गया कि नाभिकीय संलयन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, इसमें बोला गया है कि ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों संलयन अभिक्रिया में बहुत मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। जो आप लोग दोस्तों ने देखा होगा कि परमाणु बम जब फटता है तो उसमें भी कई सारी ऊष्मा निकलती है, लेकिन इसका उल्टा होता है नाभिकीय संलयन, विखंडन का उल्टा होता है संलयन, तो यहाँ में उससे भी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। और जो हाइड्रोजन बम आप लोगों ने सुना है वो इसी क्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक इसी वजह से है क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और सूर्य पर जो हमें गर्मी मिलती है, सूर्य पर ऊष्मा का स्रोत वो भी दोस्तों क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कि रेडियो कार्बन डेटिंग होता है ये किसकी एज ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, जीवाश्मों की एज ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर दोस्तों ये बिजली पैदा करता है। परमाणु रिएक्टर क्या है, बिजली पैदा करता है और इसमें जो भारी पानी है, भारी पानी ये मंदक का काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक क्या है पूछा जाएगा तो भारी पानी बताएंगे, भारी पानी, ठीक है, जो न्यूट्रॉनों को मंद करता है, यह ठंडा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण दोस्तों किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग बोला जाता है, इस विधि से इसका किया जाता है। पृथ्वी के आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग। अगला क्वेश्चन है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। या क्या आप जानते हैं कि परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है। परमाणु पाइल का उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है इसके चलानों के लिए परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो दोस्तों क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता, जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसकी यूनिट है क्यूरी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में भी पहले बताया कि नाभिकीय रिएक्टर में जो होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती है, और सूर्य पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। परमाणु बम दोस्तों जो है ये नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित है। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड मतलब इसको भी हमने बताया था कि डायोड का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो डायोड का यूज दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एसी को डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है
और इसका यूज क्या होता है कि जब धारा होती है, धारा को केवल यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में प्रवाहित होने देगी, उल्टा नहीं आने देती है, एक दिशा में जाएगी धारा बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज बढ़ते हैं। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बह सकती है? दोस्तों की यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में धारा बहती है, डायोड में धारा हमेशा क्या होगी दोस्तों? एक दिशा में बहेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन दोस्तों होता है जर्मेनियम होता है, और ये कई सारे एलिमेंट होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर को बनाने में किसका यूज किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो अर्धचालक होता है इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत इंटीग्रेटेड परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन की। जो चिप वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, कंप्यूटर में जो चिप लगी रहती है, वो सब किस चीज़ की बनाई जाती है? ये सब एकीकृत इंटीग्रेटेड परिपथ में जो चिप होती है, ये सब अर्धचालक बनाई जाती है। और किस अर्धचालक का यूज किया जाता है? तो सिलिकॉन का। आगे बढ़ते हैं। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पे की है? ठीक है, ऑटो हॉर्न ने जो किया था वो अणु बम की खोज की थी, परमाणु बम की खोज। वो किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन। यूरेनियम विखंडन मतलब नाभिकीय विखंडन अपक्रिया के आधार पर ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। लेजर क्या होता है? एक सीधी रेखा में प्रकाश को चलाने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपित विकिरण भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपित विकिरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया निम्न तापी इंजनों मतलब क्रायोजेनिक इंजन में किसका अनुप्रयोग किया जाता है, किस जगह पे इसका यूज किया जाता है? दोस्तों ये रॉकेट में किया जाता है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं रॉकेट प्रणाली में, इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत नहीं दोस्तों कह सकते हैं, फिर जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, बड़े बड़े नाभिकीय भट्टियां है, परमाणु भट्टियां है, उसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है? तो यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा पीछे कि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है, नाभिकीय संयोजन या संलयन, इसके द्वारा सूर्य पर ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य की ऊष्मा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। उसी तरह से सूर्य भी एक तारा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? एक तारा है। इसी तरह से बाकी अदर भी बहुत सारे तारे हैं, तो उनमें भी क्या होता होगा? उनमें भी नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती होगी। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं कि सूर्य सभी तारे अपनी ऊर्जा किससे बनाते हैं? नाभिकीय संलयन अपक्रिया से बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वही चीज नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 531। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा क्या होती है? कम वेग से चलती है। तो ध्वनि की स्पीड आप लोग जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको दिखाई जल्दी देता है, ध्वनि मतलब प्रकाश जल्दी आ जाता है, लेकिन आवाज बाद में आती है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो सुपर कंडक्टिविटी, ये होता है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी ना खत्म हो। अक्षय ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, और यही क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। ये क्या कहलाती है दोस्तों? संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया है हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाना। 1H1 + 1H1 बराबर 2H2 2He4, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो अभी बताया था सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये भी क्या है? ये भी सेमीकंडक्टर है, इनका भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है?
एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट में नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी तरंगे होती है? तो दोस्तों सूक्ष्म तरंगे होती है। कौन सी तरंगे हैं? सूक्ष्म तरंगे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद कहीं नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी सतह वक्राकार है, मतलब पृथ्वी की सतह दोस्तों क्या है? वक्राकार है। पृथ्वी की सतह दोस्तों ये वक्राकार है, ठीक है। और यहाँ पर जब एक जगह से कोई सिग्नल भेजा जाता है तो जैसे दिया है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। तो ये सब ऐसे ऐसे बाहर टहला करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीविजन सिग्नल का एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसका कारण क्या है? पृथ्वी की वक्रता है। इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना और उनकी स्पीड पता करना, मार्ग निर्देशन मतलब उनको बताना कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, इन सब चीज़ों के लिए रडार का यूज किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? थ्री डी डायग्राम जो होता है, थ्री डी फोटोग्राफी, ये हेलोग्राफी के द्वारा ली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेलोग्राफी, त्रिविमीय चित्र। क्वेश्चन नंबर 540। लेजर बीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लेजर बीम का गुर्दों की चिकित्सा में, जो किडनी की ऑपरेशन होता है, लेजर ऑपरेशन आप लोगों ने सुना होगा, लेजर के द्वारा ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन, तो वो इसी को बोलते हैं। लेजर बीम का उपयोग करके गुर्दे की जो वो होती है पथरी वगैरह, उनको तोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के विकिरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनने से संबंध संवृत्ति कहलाती है हेलोग्राफी। थ्री डी डायग्राम जो भी बताया था उसका कॉन्सेप्ट लिखा है। लेजर अथवा किसी संयुक्त सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के विकिरण से विभिन्न त्रिविमीय प्रकाश प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाती है हेलोग्राफी दोस्तों होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लेजर किरण होती है केवल एक रंग की। लेजर में दोस्तों जो कलर होता है वो एक रंग का होता है और ज्यादातर लाल रंग का यूज किया जाता है। कारण क्या है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है और ये दूर तक जा सकता है कलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? दोस्तों समस्थानिक कहलाते हैं। अभी बताया था कि परमाणु संख्या बराबर है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और जिनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर है वो सब क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक टूटने की क्रिया दोस्तों विखंडन कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ये गलत क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे नाभिकीय विखंडन नहीं, क्या होना चाहिए? संलयन, जैसा आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था दोस्तों फर्मी नाभिकीय रिएक्टर पहला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पर। सर्व प्राचीन सेल समूह आयु आंकी जाती है, मतलब सबसे प्राचीन जो सेल समूह थी उसकी आयु कैसे नापी गई? तो पोटेशियम आर्गन विधि से होता है, KAR विधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का उपयोग किस किए जाता है? दोस्तों अभी बताया कि मंदक के रूप में यूज किया जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें भारी जल DTO का यूज किस लिए किया जाता है? ये मंदक के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? फिर सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो होता है वो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर इसका E बराबर mc स्क्वायर जो होता है, ये रिलेशन होता है E बराबर mc स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, फोटो सेल पूछा गया है। प्रकाश विद्युत सेल ये किस चीज को परिवर्तित करता है? तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा, सोलर पैनल जो होता है देखा होगा, वो सूर्य से क्या होता है? बैटरी को चार्ज कर देता है, तो उसी को फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। एक प्रकाश सेल ये क्या करता है? एक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बेरियम
एक उपयुक्त, अभी हाल ही में किसी पेपर में आया हुआ है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्सक्रीड परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। इसका कारण क्या है कि बेरियम जो होता है एक्सक्रीडों का अच्छा अवशोषक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ये उसी का एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एक्स किरणें। कूलिज नलिका जो होती है इसका यूज किसमें किया जाता है? तो एक्स किरणों में किया जाता है। अगला दिया कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो हड्डियों को, अस्थियों को, क्योंकि एक्सरे जो होता है दोस्तों ये हमारे जो मांसपेशियां होती है इनको पार कर जाता है, और उतनी जो प्लेट होती है वो काली पड़ जाती है, लेकिन बाकी जो होता है अस्थियां, हड्डियां, वो वाइट वाइट उसमें दिखाई देती हैं। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी होती है, किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो सामान्य तापमान पर। सामान्य तापमान पर अगर अतिचालकता किसी तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो, तो कौन सा तापमान है? सामान्य तापमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। एक्स किरणें जो होती है इनकी वेदन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा के। अगला क्वेश्चन है। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो जे फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों तापायनिक बल्ब। क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिली वोल्ट में क्या होता है? तो 51 MeV। इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है मिली वोल्ट में 51 MeV, मिली वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं दोस्तों एक माइक्रोन में। पूछा गया एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? दोस्तों एक जूल में 2.4 कैलोरी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया गया एक माइक्रोमीटर बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर दोस्तों होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है शायद। ये 10⁻⁻6 मीटर, यह -6 होना चाहिए। माइक्रो जो लोग यूज होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ओके, अगले बढ़ते हैं। दोस्तों दिया गया डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। चार्जिंग के लिए इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े ट्रक, बस, और जहाँ पे भी ऑटोमेटिक स्टार्टिंग इंजन लगे होते हैं उनमें सबका यूज किया जाता है डायनमो का। ये क्या करता है? बैटरी का चार्ज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन सी? बैटरी। बैटरी क्या करती है? इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यह है कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? बहुत बार पूछा गया है। 159 लीटर, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। फिर अगला क्वेश्चन है। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? ये थे विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग ये अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार के सह विजेता थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 566 क्वेश्चन नंबर है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? नैनोमीटर का मतलब होता है दोस्तों 6 फुट, लगभग ये आ जाएगा 183.10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों 46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये 10⁻12 मीटर है, 12 मीटर। ये 4.6 इंटू 10⁻12 मीटर। ये क्वेश्चन दिया है। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर दोस्तों 10⁻9 मीटर कह सकते हैं, या 10⁻7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये पावर लगी है 10⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻9 मीटर, दोनों बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? दोस्तों दिया 1 किलो कैलोरी, इसको ध्यान में रखेंगे। 1 किलो कैलोरी कई बार पूछा गया है। ये होता है 2 इंटू 10⁻³ जूल, लगभग 2000 जूल। ये होता है 1 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है। 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? 6 इंटू 10⁹ जूल। ये बराबर होता है 1 मेगावाट घंटा, 6 इंटू 10⁹ जूल।
अगला है 1 जूल बराबर होता है तो दोस्तों 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 नैनो सेकेंड में होते हैं दोस्तों, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। अभी बताया 10⁻⁹ होता है नैनो का मतलब। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं तो सब बच्चे जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक्स अश्वशक्ति 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, जैसा कि अभी पहले बताया उसमें डायोड का यूज किया जाता है रेक्टिफायर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया था दोस्तों, डॉक्टर एलन एम टूरिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करता थे। अगले क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, तो थर्मो मीन्स ताप, कि ताप अवस्था है मतलब ताप को स्थिर रखना। कहने का मतलब ये है कि तापमान को स्थिर रखना। इसका यूज कहाँ किया जाता है तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उनमें थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टोफोन। जो डिक्टोफोन होता है ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड की हुई जो भी डिटेक्शन होती है उसको पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किसका उपकरण का यूज करते हैं तो डिक्टोफोन होता है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन दोस्तों एक मशीन होती है, कह सकते हैं एक यंत्र होता है, डिवाइस है, जिसके द्वारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर किसी दूसरे आवेशित कण को बहुत तेजी गति से ऊर्जा प्राप्त मतलब बहुत तेजी गति से चलाया जा सकता है। कणों को ऊर्जा प्राप्त होगी तो दोस्तों कण बहुत तेजी से स्पीड में चलने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गन बनाई जा सकती है, उससे प्रोटॉन गन बनाई जा सकती है। तो साइक्लोट्रॉन का यूज इसी तरह होता है, कोई भी आवेशित कण है उसको चलाना है, उसको ऊर्जा देनी, उसको गति करानी है तो साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल क्या होता है, किस सिद्धांत पे आधारित है। तो ये सिद्धांत दोस्तों एस चंद्रशेखरन ने दिया था। तो चंद्रशेखर सीमा इन्होंने बताई थी, एक पॉइंट बताया था, उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के नीचे उसको एक्सप्लेन किया था चंद्रशेखर ने। भारतीय वैज्ञानिक थे, फिजिशियन थे और इनको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। एस चंद्रशेखरन ने, शायद नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश विद्युत सेल। क्वेश्चन दिया है प्रकाश विद्युत सेल, अभी बताया प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। खगोलीय इकाई क्या होता है, एक खगोलीय इकाई होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वो क्या बोली जाती है, एक खगोलीय यूनिट या एक खगोलीय इकाई। अगला है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो .001 मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर, ये माइक्रोन होता है। पूछा गया है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है। 1 किलोग्राम राशि का वजन लगभग दोस्तों ये इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम वजन मतलब वेट होता है, ये होता है mg, और मास इसका अगर 1 kg है और g का मान हम अगर 9.8 लेते हैं तो इसका जो वेट हो जाएगा लगभग दोस्तों 9.8 न्यूटन होगा। 9.8 न्यूटन ये इसका राइट आंसर होगा। या अगर जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 10 न्यूटन हो सकता है, या 9.8 न्यूटन, 8 न्यूटन नहीं होगा। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है। प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया है तो 10⁻15 मीटर। तो 10⁻15 मीटर मतलब एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े अंतरिक्ष की खगोलीय दूरियों को नापने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। इस निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्लांक नियतांक का मान कितना होता है। बच्चे होता है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो 6.6 × 10⁻34 जूल होता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो फिर से वही 1/1000 या पॉइंट पॉइंट लगा के 001 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, क्या कह सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अगला है 1 पिकोग्राम। दोस्तों पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 ग्राम 1 पिकोग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, ये तो सबको पता होगा। 1 नॉटिकल मील दोस्तों 1.85 किलोमीटर या 1857 मीटर। 1.85 किलोमीटर होता है या 1857 मीटर होता है। नॉटिकल मील दोस्तों समुद्री इकाई, समुद्री दूरी नापने में इसका यूज किया जाता है। समुद्र में जो दूरियां होती हैं, जहाज जो चलते हैं। फैदम बराबर होता है, ये समुद्र की गहराई नापने में यूज हुआ होता है। ये 1.80 किलोमीटर होता है, लगभग 1800 मीटर कह सकते हैं इसको। 1800 मीटर 1.80 किलोमीटर फैदम दोस्तों समुद्र की गहराई नापने में यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, 1 मील बराबर होता है, 1 मील जो दोस्तों होता है, जो होता है 1.61 किलोमीटर, 1.61 किलोमीटर 1 मील। अगला क्वेश्चन आता है कि 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं, देख चुके हैं। 1 बार बराबर होता है तो 105 पास्कल, 105 पास्कल के बराबर होता है 1 बार। आगे क्वेश्चन में आते हैं, ये दोस्तों 105 नहीं, सॉरी दोस्तों, 10⁻⁵ बार है। 1 बार होता है 10⁻⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य की दूरी नापने में किसका यूज होता है? प्रकाश वर्ष। जो बहुत बहुत दूरियां होती हैं, खगोलीय दूरियां, उसको यूज नापने में किसका यूज किया जाता है? दोस्तों यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष का। टैकियन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों टैकियन क्या होता है? प्रकाश की गति की तीव्र गति वाले कण हैं। ये कण होते हैं एक प्रकार के जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम टैकियन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? ये दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। चतुर्थ आयाम मतलब समय, XYZ 3D और 4D। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण क्या होता है? दोस्तों एक्टिनोमीटर होता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 600 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पूरे होने वाले हैं बहुत जल्दी। और आप सबका एक बार बहुत बहुत थैंक्स, जो आप लोग इतना सपोर्ट किए हैं और इतनी ज़्यादा शेयर लाइक किए हैं, जिससे हमारा मनोबल बहुत अच्छा बढ़ा है। और ये 600 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, और इसी ही खुशी में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक्स। सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को जो भी वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, सबको बहुत बहुत थैंक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो 600 क्वेश्चन हमारा है कि उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति, उड़ते हुए चक्के या घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे नापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप होता है दोस्तों, जो घूमता हुआ चक्का होता है, इसकी जो गति नापी जाती है, घूमता हुआ चक्का, इसकी गति जो है स्ट्रेबोस्कोप होती है। रडार का यूज क्या किया जाता है? रडार का उपयोग दोस्तों वही रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता कराने में, जैसे वायुयान होता है या समुद्री जहाज होते हैं, इनकी दूरी पता कराने के लिए या उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए, उनकी गति मापने के लिए रडार का यूज किया जाता है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चिकित्सक डॉक्टर जो लगाए रहते हैं आला, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये स्टेथोस्कोप होता है। क्वेश्चन नंबर 603 है कि एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो दोस्तों एस चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया था। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों परमाणु को। साइक्लोट्रॉन परमाणु के अणु को मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो भी ना आवेशित कण होते हैं, इनको त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर। पायरोमीटर पहले भी बता चुके हैं, किसके मापने में लाया जाता है? तो उसको उच्च तापमान, जो हाई टेम्परेचर होते हैं, इसको मापने में किसका यूज किया जाता है? पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 606, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों कूलिज नलिका का यूज हमको एक्सरे, कूलिज ट्यूब जो होती है, इसका यूज किसको किसको उत्पन्न करने में करते हैं? एक्सरे में करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया था? तो डब्ल्यू राइट ब्रदर्स थे, ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट, राइट ब्रदर्स के द्वारा वायुयान का यूज आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे हमारे 600 क्वेश्चन खत्म होते हैं। 607 लगभग हमने 600 से ऊपर क्वेश्चन किए हैं। ये सारे के सारे जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये आप लोगों को
हर एग्ज़ाम में जो भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा जिसमें फिजिक्स पूछी जाएगी उन सब में 100% आने वाले हैं। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बस आप लोग एक भरोसा कीजिए और इसके बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। और पिछले क्लास के मैंने आंसर बता दिए हैं और इस क्लास के अभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो अभी जाइएगा नहीं कहीं पे, देखिए इस क्लास के क्वेश्चन जल्दी से करवा देते हैं। तो इस क्लास का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये दोस्तों दिया गया है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ये दो क्वेश्चन आज के वीडियो के हैं, आज की क्लास के हैं, और इनका कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो भी लोग पढ़े हैं सही से, जो भी लोग देखे हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, सबको बताइए चैनल के बारे में। यहाँ पर जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन सबको ये चैनल बहुत फ़ायदा देने वाला है, बहुत प्रॉफिट होने वाला है उनका, और तैयारी बहुत अच्छी होगी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और मैथ से भी रिलेटेड आप जो लोग पढ़ना चाहते हैं कुछ भी, वो सारे लोग अभी कमेंट करके बता देंगे। तो ये 100 की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम कुछ नई सीरीज लेके आएंगे। इसी तरह अगर आप किसी और सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बहुत थैंक्स, और वीडियो देखने के लिए बस इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को हम अच्छे वीडियो देने में समर्थ हो पाएंगे। चलिए, थैंक्स।